तो मैं अब जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मैं आपको जिन्होंने ये कहानी भेजी है उन्हीं के नज़रिए से सुना रहा हूँ। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज काफ़ी दिनों बाद मैं कोई कहानी ला रहा हूँ। आपको मेरा नाम तो याद ही होगा, शेख जहानबाज। आपने मेरी पहले भी कुछ कहानियाँ सुनी थी और काफ़ी साल बाद मैं आपके लिए ये नई कहानी पेश कर रहा हूँ। कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। मेरा एक दोस्त जो अपनी पुश्तैनी ज़मीन और जायदाद को पाने के लिए अपने गांव गया था, तब उसके साथ जो कुछ हुआ था उसी का मैंने कहानी में रूपांतरण किया है। आपको कहानी अच्छी लगे तो सपोर्ट ज़रूर कर देना। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मेरी उन यादों का हिस्सा है जिन्हें मैं सालों से अपने सीने में दफन कर चुका था, लेकिन आज जब खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थी और पास के तालाब में पानी भरता जा रहा था, तो वही पुरानी सिहरन फिर से मेरी रूह में लौट आई है। शायद लोग इसे वहम कह सकते हैं, पर उस रात मैंने मौत और भूख का जो चेहरा देखा था वो कोई कल्पना नहीं थी। मेरा नाम अनिरुद्ध है। मैं आपको अपने गांव या किसी और के बारे में यहां ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा, पर मेरे साथ जो घटना हुई थी वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। काफी साल पहले की बात है। मैं शहर में पला बढ़ा था, मतलब बचपन से लेकर जवानी तक मैं शहर में ही रहा था। बचपन में कभी गया था, लेकिन अब मुझे इतना याद भी नहीं है, बस कुछ धुंधली सी याद है। बाकी बड़े होने के बाद मैंने सिर्फ अपने गांव के बारे में बस घर वालों से सुना था, पर कभी गांव जाने की नौबत नहीं आई थी। पिताजी गुजर जाने के बाद भी नहीं। पर एक वक्त ऐसा आया कि मेरे घर के हालात बहुत खराब थे। मेरी जॉब चली गई थी, घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही थी, कहीं से भी पैसे नहीं आ रहे थे और मेरा दिमाग खराब हो चुका था। हमारा घर लगभग बिखर चुका था और उस वक्त मेरी पत्नी ने मुझे एक सुझाव दिया कि एक बार गांव होकर आओ। तुम्हारे घर परिवार में कोई बचा नहीं है, सिर्फ दादी है। हो सके तो एक बार जाकर अपनी जमीन जायदाद के बारे में कुछ जानकारी तो निकाल लो। अब सच कहूं तो मैं ऐसे अपने गांव जाना नहीं चाहता था। दादी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, और जाता भी तो दादी को क्या कहता कि मैं जमीन जायदाद के लिए यहां आया हूं। पर मैं क्या ही करता, मैं पूरी तरह हालात से मजबूर था। काफी सोचने के बाद न चाहकर भी मैंने अपने गांव जाने का फैसला किया और मुझे मजबूरी में अपने पुश्तैनी गांव लौटना पड़ा। करीब 15 साल बाद, इतने सालों बाद मैं वहां कदम रख रहा था। वो गांव मेरी सोच से भी अजीब था। शहर की चकाचौंध से दूर, शांत और कुछ हद तक डरावना। मुझे भले ही गांव के लोग इतने याद नहीं थे, लेकिन मेरा घर कहाँ था ये अच्छे से याद था, क्योंकि मेरा घर गांव के बिल्कुल छोर पर था। घर के ठीक पास में एक तालाब था, जहां से दूर दूर तक सिर्फ धान के खेत और पुराने बरगद के पेड़ नजर आते थे। उस शाम जब मैं सरकारी बस से मेन सड़क पर उतरा, तब वहां की हर चीज को देखकर मैं इतना तो समझ गया था कि यहां बहुत कुछ बदल चुका है। कुछ आगे गया तो देखा कि हफ्ते का बाजार लगा हुआ था। सोचा कि जाते जाते दादी के लिए कुछ मिठाई वगैरह लेकर जाता हूं, और मैं वही एक मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदने लगा। पर वहां एक अजीब सी गंध आ रही थी, शायद मांस मछली की। तो मैंने मिठाई वाले को पूछा भी, भाई ये मिठाई की दुकान में मांस मछली की गंध कहां से आ रही है? तब दुकान वाले ने पीछे की तरफ इशारा करते हुए बताया कि दुकान के पीछे मछली का बाजार लगा है और ये बदबू वहीं से आ रही है। मैंने वहीं थोड़ा सा हटकर दुकान के पीछे की ओर देखा, और तब वहां खड़े किसी आदमी ने मेरी तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, एमएलए की बेटी की शादी के लिए सारा ताजा मांस मछली बिक चुकी है, जो भी बचा है आधे दाम में लेकर जाइए। मैंने देखा कि वहां सिर्फ बासी और गंदी मछलियां बची थी, और शायद इसी वजह से इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी। मैं अपना ध्यान वहां से हटाने ही वाला था कि मेरी नजर एक बुढ़िया पर चली गई। वो बुढ़िया
अपनी पुराने थैले में सड़क पर पड़ी गंदी और कटी हुई मछलियां और उनका मांस वगैरह भर रही थी। वैसे मुझे मछली खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन वहां की हालत देख मैंने मछली का ख्याल छोड़ दिया और मैं सिर्फ मिठाई लेकर अपने गांव के रास्ते निकल पड़ा। करीबन आधे पौने घंटे चलने के बाद मैं अपने गांव पहुंचा। आसमान का रंग कुछ अजीब सा था, गहरा बैंगनी और काला, जैसे कोई जख्म पक गया हो। वहां की हवा में भी एक अजीब सा भारीपन था। हवा ऐसी थी जैसे वहां की हवा किसी अनहोनी का बोझ सह रही हो। जब मैं कुछ दूर चलकर घर पहुंचा तो घर पहुंचते ही मैंने देखा कि मेरी बूढ़ी दादी, जो वहां अकेली ही रहती थी, वो घर के पीछे में बैठी कुछ बड़बड़ा रही थी। उनके हाथ में एक पुरानी लोहे की अंगीठी थी और वो उनमें नीम की सूखी पत्तियां जला रही थी। उस जगह में धुआं इतना कड़वा था कि मेरा गला रोने लगा। मैं उनके पास चला गया और थोड़ा दूर से ही कहा, दादी दादी, मैं अनिरुद्ध, आपका पोता। लेकिन दादी को मेरे आने का कोई आनंद नहीं हुआ और नहीं आश्चर्य। उसने सिर्फ अपना सिर टेढ़ा किया और अपनी धसी हुई आंखों से मुझे देखा। उनकी आंखों की पुतलियां उस वक्त कुछ ज्यादा ही सफेद लग रही थी। उन्होंने होठ सिकुड़ते हुए सिर्फ इतना कहा, हवा खराब है बेटा, आज की रात गंध का पहरा है। खिड़की दरवाजे सब बंद कर ले, और कुछ भी हो जाए, रात को बाहर की किसी आवाज पर कान मत देना। उनकी बात मुझे काफी अजीब लगी। इतने सालों बाद मैं यहाँ आया हूं और उन्हें उस बात से जैसे कोई लेना देना ही नहीं है। पर मैंने भी अपने आप को समझाया, दादी की अब इतनी ज्यादा उम्र हो चुकी है और गलती तो मेरी ही है कि मैं इतने साल बाद यहाँ आया हूं। हो सकता है कि बूढ़े होने की वजह से वो मुझे कोई और समझ रही हो, या फिर वो मुझे पहचान न पाई हो, और इसलिए मैंने उस बात को जाने दिया। सोचा कि बाद में दादी को समझा दूंगा। बाकी उन्होंने जो भी मुझे कहा था मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। मैं उस पल बहुत ज्यादा थका हुआ था और इसलिए मैं हाथ मुंह धोकर घर के अंदर चला गया और पानी पीने के लिए सीधे रसोई की तरफ बढ़ा। लेकिन अंदर जाते ही वहां की महक ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। दादी ने रात के खाने में शायद मछली बनाई थी और तब खुद मुझे उस बात का आश्चर्य हुआ कि दादी को कैसे पता चला कि मुझे मछली पसंद है। पर वहां जाते ही मैंने एक और बात महसूस की कि मछली की महक पूरे घर में फैली हुई थी, लेकिन उस महक में कुछ और भी था। शायद एक हल्की सी सड़न की गंध जो मछली की महक के पीछे छिपने की कोशिश कर रही थी, ठीक वैसी जैसी बाजार में आ रही थी। लेकिन न जाने क्यों मैं बिना कुछ सोचे सीधे जाकर रसोई में बैठ गया और अपने लिए अपने हाथ से खाना परोसने लगा। जैसे ही मैंने पहला निवाला मुंह में लिया, मुझे लगा जैसे मांस के साथ कोई बाल जैसी चीज मेरे गले में अटक गई है। मुझे उल्टी जैसा हुआ और मैंने पहला निवाला थूक दिया। देखा तो वो एक काला और लंबा बाल था। मैंने थोड़ा चिढ़ते हुए दादी से कहा, दादी, सफाई का थोड़ा ध्यान रखा करो, मछली में बाल आया है। दादी, जो तब तक कोने में रखे अपने बिस्तर पर जा चुकी थी और वो एकदम से चुप बैठी थी। पूरे कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ बाहर से झिंगुरों की तेज आवाजें आ रही थी जो कुछ देर मुझे सुनाई दी और फिर अचानक ही रुक गई। तभी मुझे महसूस हुआ कि रसोई की खिड़की जो बाहर की तरफ खुलती है वो थोड़ी खुली हुई है। मैंने खिड़की से अपना ध्यान हटाया और आगे खाने ही वाला था कि उसी वक्त मुझे खिड़की के बाहर से एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो एक फिसलन भरी गीली आहट थी
जैसे कोई भारी चीज कीचड़ में घिसट रही हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई और मैंने गौर किया कि मछली की वो सौंधी महक अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक ऐसी बदबू ने ले ली थी जो केवल पुराने कब्रिस्तान या बंद पड़े गंदे तालाबों से आती है। तभी मैंने देखा कि फर्श पर जहां बैठा मैं खाना खा रहा था, वहीं पर ऊपर से पानी की कुछ बूंदें टपकने लगी। लेकिन वो बूंदें छत से नहीं बल्कि रसोई के दरवाजे की चौखट से अंदर आ रही थी। और जब मैंने ध्यान से देखा तो वो बूंदें सादे पानी की नहीं थी, उनमें खून सी हल्की लाली थी। वो सब देख मेरी भूख मर चुकी थी। मैंने थाली खिसकाई और मैं अपनी जगह से उठने ही वाला था कि तभी घर के मुख्य दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दस्तक धीमी थी पर उसमें एक अजीब सी लय थी। दादी ने अंधेरे में बैठे बैठे फुसफुसाते हुए कहा, दरवाजा मत खोलना, उसे जो चाहिए वो तूने पहले ही चख लिया है। ये सब मैंने उसके लिए रखा था। पता नहीं क्यों पर दादी की वो बात और बाहर से आ रही वो अजीब आवाज सुनकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दादी किस बारे में बात कर रही है। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी जगह से उठकर धीरे धीरे मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर धीरे से उस पुराने काले पड़े दरवाजे की दरार से बाहर झांक कर देखा। दरवाजे की दरार से बाहर जो नजारा मैंने देखा था उसने मेरे होश उड़ा दिए। बाहर कोई इंसान नहीं खड़ा था, वहां एक साया था जो लंबा और टेढ़ा मेढ़ा था। उसकी त्वचा मछली की खाल की तरह चमक रही थी और उसके पैरों के पास की जमीन पूरी तरह गीली थी, जैसे वो अभी अभी तालाब से निकल कर आया हो। मैं उन सब बातों को देख ही रहा था कि फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई और इस बार बाहर से आती एक आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंज उठी। भूख लगी है, भूख। उसकी आवाज अजीब सी थी, ऐसी जैसे वो काफी सालों से भूखी हो। उस आवाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। तभी मेरा ध्यान नीचे की ओर चला गया। मैंने देखा कि दरवाजे के नीचे एक काला चिपचिपा तरल पदार्थ अंदर की तरफ रिसने लगा है और उससे एक बहुत बदबूदार गंध पूरे घर में फैल रही थी। वो गंध अब असहनीय हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर किसी मरे हुए जीव के पेट के अंदर समा गया हो। और उस पल मेरे मन में एक अजीब सा डर जाग उठा। उस पल मेरे मन में ख्याल आया कि मैं किस जगह फंस गया हूं, मैं यहां क्या करने आया था और ये सब क्या हो रहा है। उसी पल कोई बाहर से दरवाजे को जोर जोर से धक्के देने लगा। मैंने दादी की तरफ देखा तो दादी आराम से अपने बिस्तर में पड़ी हुई थी। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की कुंडी को और कसकर पकड़ लिया, लेकिन बाहर खड़ा वो साया वो टस से मस नहीं हुआ। उसकी सांसों की आवाज अब मुझे साफ सुनाई दे रही थी। एक ऐसी आवाज जैसे पानी के अंदर दम घुटने पर आती है। मैंने कांपती आवाज में पीछे दीवार की तरफ देखते हुए कहा, दादी दादी ये कौन है, ये क्या चीज है और इसे क्या चाहिए। पर दादी अपनी जगह से हिली तक नहीं। उनका चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था, पर उनकी आंखों में जो सफेद चमक थी
वो मुझे साफ दिख रही थी। उन्होंने अंधेरे से ही ठंडी आवाज में जवाब दिया, ये वो है जिसकी भूख कभी नहीं मरती, जिसे तूने मछली समझकर खाया। वो इसका हिस्सा था, तालाब से निकला हुआ सड़ा हुआ मांस था। अब वो अपना हिस्सा लेने आई है। तभी अचानक रसोई की तरफ से बर्तन गिरने की जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने लोहे की अलमारी को एक झटके में पलट दिया हो। और तब दरवाजे पर हो रही दस्तक बंद हो चुकी थी। रसोई से आती आवाज को सुनकर मैं बदहवास होकर अंदर रसोई की तरफ भागा, लेकिन वहां का नजारा देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। रसोई की वो खिड़की जिसे मैंने बंद समझा था, अब वो खिड़की पूरी तरह खुली थी और एक लंबी गीली परछाई खिड़की की चौखट पर बैठी थी। उसकी उंगलियां असाधारण रूप से लंबी और नुकीली थी, जिनके बीच में बत्तख की तरह झिल्लियां बनी हुई थी और उसकी खाल मछली के रंग जैसी स्लेटी रंग की थी। और तब उस अजीब से दिखने वाले जीव ने अपनी गर्दन को मेरी तरफ घुमाया और वो मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मैं समझ गया कि उसकी आंखों की जगह सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे, जिनमें से कीचड़ जैसा पानी रिस रहा था। मुझसे वो देखा नहीं गया और मैं वही दीवार के पास छुपने की कोशिश करने लगा। उस पल उसने अपना मुंह खोला, जिसमें से काले नुकीले दांतों की कतारें झांकती दिखाई दी। और उस पल मैंने घबराकर पीछे हटते हुए चिल्लाकर कहा, दूर रहो मुझसे। तुम क्या हो? तुम्हें क्या चाहिए? और तब उस जीव ने एक अजीब फुसफुसाती आवाज में कहा, भूख मिटानी है, भूख मिटानी है। मेरे पेट में बहुत मछलियां हैं। मुझे और मांस चाहिए। भूख मिटानी है। और ऐसा कहते हुए उस अजीब जीव ने अपने पेट की खाल को अपने हाथ के नुकीले नाखूनों से चीरना शुरू कर दिया। मांस फटने की वो घिनौनी आवाज के साथ उसके पेट से ढेर सारी सड़ी हुई अधखाई मछलियां फर्श पर गिरने लगी और उन मछलियों से निकलने वाली बदबू इतनी तेज थी कि वो बदबू मेरे नाक में जाते ही मुझे उल्टी जैसा हुआ। और फिर बस कुछ ही पल में कमरे का कोना कोना उस सड़ान से भर गया, जैसे बरसों से बंद किसी नाले को खोल दिया गया हो। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे अपने पेट में भी एक भयानक मरोड़ उठ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर भी कुछ जिंदा हो रहा है, जो बाहर निकलने के लिए झटपटा रहा है। मेरा पेट धीरे धीरे फूलने लगा था और खाल इतनी खिंच गई थी कि वो पारदर्शी दिखने लगी थी। अब सच कहूं तो अंदर से मुझे इतना तेज दर्द हो रहा था कि मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। दर्द से कराहते हुए घबराहट में मैंने अपनी दादी को पुकारा, दादी बचाओ मुझे। दादी, मेरा पेट फट जाएगा।
दादी। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां दादी नहीं थी। असल में वहां कोई भी नहीं था। जहां दादी अभी कुछ देर पहले बैठी थी वहां अब सिर्फ उनका पुराना सूती कंबल पड़ा था जो पूरी तरह से भीगा हुआ था, और उसमें से वही मछलियों वाली सड़ांध गंध आ रही थी। तो फिर अब तक मेरे साथ इस घर में कौन था? मेरे दिमाग में कई सवाल उठने लगे, और फिर उस चलने की आवाज ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो परछाई जो अब तक खिड़की पर बैठी थी वो अब रेंगते हुए उतरकर फर्श पर आ गई थी। उसके चलने की आवाज ऐसी थी जैसे कोई गीला कपड़ा जमीन पर पटक रहा हो। उस पल में दर्द से तड़प रहा था, और वो भयानक सा दिखने वाला जीव वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था, और देखते ही देखते उसके पीछे पीछे घर की दीवारें भी काली पड़ने लगी, जैसे वो अपने आप रूप बदल रही हो और उन पर कोई काई जम रही हो। मैं वो सब किसी पुतले की तरह देख रहा था। मेरे हाथ पांव जोर जोर से थरथरा रहे थे। पेट में तेज दर्द हो रहा था। हिलने की मुझ में जरा भी ताकत नहीं थी। मैं वहीं एक जगह अपने पेट को कसकर पकड़े हुए था कि तभी कमरे की दीवारों से काई टपकने लगी, और उस काई से फर्श किसी दलदल की तरह चिपचिपा होने लगा। मुझे मेरा शरीर किसी पत्थर की तरह भारी महसूस हो रहा था, खासकर मेरा पेट जो अब किसी फूले हुए गुब्बारे की तरह था, और वो मेरी कमीज के बटन तोड़कर बाहर झांक रहा था। मैं उस दर्द को किसी तरह सह रहा था, और तभी उस पारदर्शी खाल के नीचे मुझे कुछ तैरता हुआ महसूस हुआ। मैंने अपने भारी शरीर को घसीटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की। वो गीला साया अब पूरी तरह से रोशनी में आ गया था, और वो ठीक मेरे सामने खड़ा था। उसकी वो आकृति, वो परछाई किसी बूढ़ी औरत की तरह झुकी हुई थी, लेकिन उसके हाथ घुटनों तक लंबे थे। और उस पल उसने एक डरावनी मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियों के पोरों से खून और कीचड़ टपकने लगा। मैंने फिर एक बार अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो, मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। उस जीव ने अपनी गर्दन मरोड़ते हुए एक तीखी और चीरने वाली आवाज निकाली। तब मुझे ऐसा लगा जैसे दो सूखे पत्थरों को आपस में रगड़ा जा रहा हो। फिर उसने अपनी काली जबान बाहर निकाली और हवा को चाटते हुए कहा, तुम्हारी बहुत जरूरत थी। मुझे और इस बंजर गांव को बरसों से किसी ताजा मांस की तलाश थी। उसकी वो अजीब आवाज में वो जो कुछ कह रहा था, मैं उसे दर्द से तड़पते हुए सुन रहा था। लेकिन वो चीज क्या थी, वो क्या चाहती थी, ये मैं समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अचानक बाहर से कुत्तों के रोने की तेज आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव मातम मना रहा हो। मैंने महसूस किया कि मेरे पैरों की उंगलियां धीरे धीरे आपस में जुड़ रही है, और वहां एक अजीब सी झिल्ली बन रही है। मुझे अंदर से कुछ अजीब लगने लगा था, और तब मैंने सोचा कि अगर मैं इस घर से अब नहीं निकला तो ये घर ही मेरी कब्र बन जाएगा। और ये सोचकर मैंने अपने कांपते हाथों से
पास पड़ी एक लाठी उठाई और पास पड़ी मेरे बैग से टॉर्च निकाली और फिर दर्द को सहते हुए लड़खड़ाते कदमों से बाहर की ओर भागा। पर जैसे ही मैं घर से बाहर गया, बाहर का नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो पूरा गांव घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था, लेकिन वो कोहरा सफेद नहीं बल्कि मटमैला हरा था। वहां बाहर हर चीज पर वही काली चिपचिपी तरल चीज जमा थी। और जैसे ही मैं कच्चे रास्ते पर आया, मैंने देखा कि पास के तालाब से दर्जनों ऐसी ही आकृतियां बाहर निकल रही है और वो सब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही है। उनकी आंखों की जगह वही शून्य अंधेरा था जो मैंने दादी की आंखों में देखा था। मेरे पैर अब भी जमीन पर टिक नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन खुद मुझे निगलने के लिए नरम हो रही है। मैं भागना चाहता था, पर मेरा फूला हुआ पेट अब इतना भारी हो गया था कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। और तभी मुझे कुछ याद आया कि हमारे उस घर के बस थोड़ी ही दूर पर एक शिव मंदिर हुआ करता था। बचपन में मैं काफी बार वहां गया था और मैं किसी तरह आगे बढ़ा और कुछ दूर जाते ही मेरी नजर गांव के पुराने शिव मंदिर पर पड़ी। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर था, जिसकी ऊंची सीढ़ियां शायद इस दलदल से ऊपर थी। मैंने एक बार फिर से अपने दर्द को काबू किया और अपनी पूरी जान लगाकर मैं उस मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। हर कदम के साथ मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर मौजूद वो हजारों मछलियां मेरे मांस को अंदर से कुतर रही है। मैं किसी तरह मंदिर के सामने पहुंचा। मंदिर की सीढ़ियां मेरे सामने ही थी, लेकिन वो अब पत्थरों की नहीं बल्कि हड्डियों के ढेर की तरह लग रही थी। कोहरा इतना घना हो चुका था कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें घुटकर रह गई थी। और तब मुझे पीछे से उस अजीब जीव के पैरों की चाप सुनाई दी। वो आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई गीला मांस जमीन पर पटक रहा हो। मैं किसी तरह रेंगते हुए मंदिर की दहलीज तक पहुंचा। मेरा पेट अब इतना फूल चुका था कि मेरे पेट की खाल फटने की कगार पर थी। दर्द असहनीय था। तभी मंदिर के भीतर से एक भारी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी। दर्द के मारे मेरी आंखों में अब खून उतर चुका था। मैंने खून से सनी अपनी आंखों को उठाकर ऊपर देखा तो वहां भगवान की मूर्ति ही नहीं थी। वहां एक विशालकाय जीव बैठा था जिसका आधा शरीर इंसान का था और आधा किसी सड़ी हुई मछली जैसा, और उसके गले में इंसानी खोपड़ियों की जगह मछली के बड़े बड़े कंकाल टंगे थे। मुझे सामने देख उसने अपनी विशाल पीली आंखें मुझ पर गड़ाई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैलती चली गई। उसका वो रूप देखकर मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई, पर मेरा शरीर अब पूरा थक चुका था। दर्द सहने की क्षमता से बाहर था। पर जब मैं उस अजीब से दिखने वाले उस विशालकाय जीव को देख रहा था, तब मेरे दिमाग में कुछ बातें घूमने लगी। उस पल मुझे वो बात याद आ गई जो मैंने बाजार में सुनी थी कि एमएलए की बेटी की शादी के लिए सारा ताजा मांस बिक चुका था और बाजार में सिर्फ बासी और गंदी मछलियां बची थी। और वहीं पर एक बुढ़िया कटी गंदी मछलियों को उठा रही थी। आसपास पड़ा गंदा सड़ा मांस उठा रही थी और उसकी आंखों में वही सफेद चमक थी जो मैंने घर में उस अजीब दिखने वाली चीज की आंखों में देखी थी। मतलब वो इसी शैतान की दूत थी। और तभी उस विशाल जीव ने अपना हाथ हवा में लहराया और एक पल में मेरा पेट
धमाके के साथ फट गया, पर उस पल मुझे जरा भी दर्द नहीं हुआ। शायद मेरा दिमाग वो सब सहने के परे जा चुका था। लेकिन जब मेरा पेट फटा तब मेरे शरीर से खून नहीं निकला। मेरे पेट से हजारों काली जिंदा मछलियां बाहर निकली और बाहर निकलते ही वो फर्श पर तड़पने लगी। हर मछली के चेहरे पर एक छोटा सा इंसानी चेहरा था जो चीख रहा था, तड़प रहा था। शायद वो उन लोगों की आत्माएं थी जिन्हें पहले भी इसी तरह फंसाया गया हो। अचानक मेरे सामने दादी का चेहरा उभरा, लेकिन वो अब पूरी तरह से मछली के कंकाल में बदल चुका था। उसने अपना जबड़ा खोला और वो मेरे गले की ओर झपटी। मेरे पास आते आते उसका रूप बदल रहा था। मेरी आंखें झपक रही थी। शायद मैं बेहोश होने वाला था। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और वहीं पड़े एक पत्थर को जमीन पर दे मारा। पत्थर के टूटते ही एक तेज सफेद रोशनी फैली और उसी के साथ मेरे चारों तरफ चीखें गूंज उठी। वो अजीब सी चीखें मेरे कान के पर्दों को फाड़ने लगी। वो सब तड़प तड़प कर जलने लगे, जैसे गरम तेल में मछली डाली गई हो। पर वहां क्या हो रहा था, ये सब समझने से पहले ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सब कुछ धुंधला पड़ता चला गया और देखते ही देखते मेरी आंखें बंद होती चली गई। जब मेरी आंख खुली तो सूरज की तेज किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और वो किरणें मेरे चेहरे को जला रही थी। मैं हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठा, जैसे मैं कोई बुरा सपना देखकर जागा था। मैंने उठकर देखा तो मैं मंदिर के सीढ़ियों पर पड़ा था। मैंने तुरंत अपने पेट को हाथ लगाया। मेरा पेट सामान्य था, लेकिन उस पर एक गहरा नीला निशान था, ठीक वैसा जैसा किसी मछली के शरीर पर होता है। मैं कुछ देर वहीं पर बैठा रहा, जब तक कि मेरा दिमाग सच और भ्रम को समझ नहीं पाया। फिर जब लगा कि सब ठीक है और मैं नींद या बेहोश नहीं हूं, तब मैंने लड़खड़ाते हुए उठकर गांव की ओर देखा और वहां देख मैं हक्का बक्का रह गया। वहां न कोई घर था और न ही कोई सड़क। वो सिर्फ एक विशाल सूखा हुआ तालाब था, जिसके बीचों बीच मेरा पुराना घर खंडहर बना खड़ा था। तब मुझे एहसास हुआ कि जब से मैं यहां आया हूं, मैं बस एक भ्रम में जी रहा था। मैंने अपने आप को संभाला और वहां से बाहर जाते एक रास्ते पर गिरते पड़ते दौड़ने लगा। जब मैं गांव से बाहर सड़क पर आया तो लोग मुझे देखकर हैरान थे, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मैंने उस वक्त किसी को कुछ नहीं बताया। किसी को कुछ बताता तो भी क्या कहता। मैं बस चुपचाप चलता रहा। लेकिन फिर वहां एक भले आदमी ने मेरी हालत देख मुझे एक चाय की दुकान के पास बिठाया और वो मेरा हाल चाल पूछने लगा। उसने मुझे खाने को दिया, कुछ पैसे दिए, पर फिर भी मैंने उसे ज्यादा कुछ बताया नहीं, बस अपने गांव के बारे में बताया। तब जो उस आदमी ने मुझे कहा, वो सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। उसने बताया कि मेरा वो गांव बरसों पहले एक महान बाढ़ में खत्म हो चुका था। एक ही रात में सारे लोग डूबकर मर गए थे और उसके बाद से वहां कभी कोई घर नहीं बसा। उस भले आदमी ने मेरी मदद की और मैं चुपचाप अपने साथ हुई घटना को अपने अंदर दबाए वहां से वापस अपने घर आने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, आज भी जब मुझे मछली की गंध आती है, मेरा ध्यान अपने आप अपने पेट की तरफ चला जाता है। मैं अब भी शहर में रहता हूं, पर मैं आज भी मछली नहीं खाता, क्योंकि वो गंध मुझे अपने उस डूबे वीरान गांव की तरफ ले जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं।